नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रज्ञा पर और मैं आपका दोस्त मोहित। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 8, क्लास 6 है, साइंस की बुक रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। यानी दोस्तों जल की विविध अवस्था यानी कि जल की क्या होती है, कई स्टेट होते हैं, कई अवस्था होती है। यानी जल आपको जो है जल के रूप में भी देखने को मिलेगा, जल आपको बर्फ के रूप में भी देखने को मिलेगा और जल जो है आपको वाष्प के रूप में भी देखने को मिलता है। यानी बर्फ के रूप में भी आप देख सकते हैं और वाष्प जब आप खाना बनाते हैं तो आप देखते हैं उसमें से क्या आती है, गर्म जो है धुआं से निकलती है, वो क्या है, आपका जल वाष्प है। और जल आप नलों से या बाल्टियों में हमेशा देखते रहते हैं। तो दोस्तों चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि ग्रीष्मकालीन की एक दोपहर में आवी और थिर्रव शिकंजी का आनंद ले रहे थे। शिकंजी में बर्फ देखकर थिर्रव के मन में अनायास यानी अचानक ही बर्फ और जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। वह चकित होकर सोचने लगा। क्या सोचता है कि छूने पर बर्फ कैसी होती है, ठोस लगती है और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। यानी आप देखते हैं कि बर्फ क्या होती है, हम उसको छू सकते हैं, ठोस होती है, लेकिन पानी कैसी होती है, लिक्विड होती है, द्रव के रूप में होती है। इसलिए पानी को हम लोग जो है अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। इसलिए वो सोच रहा है कि बर्फ और पानी शायद अलग अलग चीज होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही पदार्थ है। ये बर्फ जो है वो पानी का ही एक रूप है, एक अवस्था है, एक स्टेट है। दोस्तों आवी के विचार थिर्रव से अलग हैं, बिल्कुल हैं। आप क्या सोचते हैं, वे ऐसा क्यों सोचते हैं? ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि हम जल को जो है फ्रिज में क्या करते हैं, हिमीकरण यंत्र यानी फ्रीजर में रखते हैं और जांचते हैं कि क्या बर्फ में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब हम जल को फ्रिज में रखते हैं, बर्फ बनने के लिए फ्रिज में रखते हैं, तब क्या यह बर्फ में परिवर्तन होता है? तो हाँ, मैं जानता हूं कि जब जल को हिमीकरण यंत्र यानी फ्रीजर में रखते हैं तो ये बर्फ में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, पर संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। तो ये ऐसा सोच रहा है कि क्या ऐसा कुछ है कि वहां पानी फ्रीजर में पानी डालते ही वो बर्फ बन जाता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, ऐसा ये सोच रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि थिर्रव सही है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, सोचिए दोस्तों। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसमें करना क्या है आपको दोस्तों, तो कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें और इसका अवलोकन करें। यानी क्या लेना है आपको, कप में बर्फ का टुकड़ा डालना है, इसको मेज पर रखना है और आपको इसको देखना है। बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाती है। इन अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आप क्या समझते हैं? तो आप देखेंगे कि बर्फ वह जल क्या है, एक ही पदार्थ है, क्योंकि जब आप बर्फ को गिलास में रखते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, बर्फ खुद ही पिघल कर पानी बन जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बर्फ जो होता है वो पानी ही है और कुछ भी नहीं है। हाँ, बर्फ और जल एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। कैसे हैं? दो रूप हैं, दो स्टेट है, दो अवस्थाएं हैं। इन रूपों को अवस्थाएं भी कहा जाता है। यानी तो वही बात है कि अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों जब बर्फ जो है पानी में बदल गया, यानी उसका एक रूप क्या था, जल था, और वहीं दूसरा रूप क्या था दोस्तों, बर्फ था। तो जब जल जम गया तो बर्फ बन गया, वहीं जब बर्फ पिघल जाएगा तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो यहाँ दो रूप है और ये दो रूप ही क्या कहलाती है, अवस्था कहलाती है। इसलिए चैप्टर का नाम भी क्या था दोस्तों, पानी की विविध अवस्था। तो पानी की हम देखेंगे तीन अवस्था होती है, जल, बर्फ और वाष्प। ठीक है दोस्तों, इन रूपों को अवस्थाएं भी कहा जाता है। जल की ये विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में कई अंतर रखती हैं। जल बहता भी है पर बर्फ नहीं बहता है। यानी आप देखेंगे कि जल क्या होता है, बहता है। आप उसको गिलास से नीचे बहाएंगे तो बहेगा, प्लेट में रख देंगे तो भी बहेगा। ठीक है, लेकिन बर्फ क्या होती है, बहती नहीं है, वो ठोस होता है, लेकिन वो धीरे धीरे पिघल कर बह सकती है। जल छलकता है पर बर्फ नहीं छलकता है। यानी आप देखेंगे जब बाल्टी भरी हुई होती है और जब हम उसमें लाते हैं बाल्टी को तो पानी क्या छलकती है, लेकिन बर्फ क्या छलकती है, नहीं,
उसको जिसमें रख देंगे वो वैसे ही पड़ी रहेगी, हिल डुल हो सकती है लेकिन छलक नहीं सकती। चलिए, तो इससे आप समझ पाए होंगे कि बर्फ क्या होते हैं, और बर्फ और पानी एक ही चीज है, बल्कि इन और ये दोनों ही क्या है, पानी का रूप है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है 8.1, जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच। यानी विलुप्त से तात्पर्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर जल का गायब होना। यानी हम जानेंगे कि आखिर पानी जो है गायब कहाँ हो जाती है, कहाँ चली जाती है। तो इस क्रियाकलाप को और इस कहानी को पढ़ते हुए समझते हैं कि क्या होता है। वर्षा काल की एक सुबह है और विद्यालय जाते समय आवी और थीरप देखते हैं कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं, ठीक है, जिसमें जल भरा हुआ है। उस शाम जब वे मैदान में खेलने गए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ गड्ढों में से जल की मात्रा कम हो गई। क्या आपने कभी गड्ढों में से जल को विलुप्त होते देखा है? यानी तो ये जल है वो कहाँ जाता होगा? अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। यानी इसमें क्या हुआ कि जब वो स्कूल जाता है तो गड्ढे में पानी था, लेकिन जब स्कूल से आकर शाम को खेलने जाता है तो पानी क्या था, गायब हो गया था। तो पानी गया कहाँ? सोचने वाली बात है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि पानी जो होता है वो क्या होता है, वाष्प होती है। यानी जब मौसम गर्म हो, वातावरण गर्म हो, जब सूरज की किरणें पानी में पड़े तो पानी क्या हो जाता है, गर्म होता है, और गर्म होकर वो वाष्प में यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो हवा में उड़ जाता है। तो इस तरह पानी क्या है, गायब हो गई। दोस्तों आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा है? क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल जो है सूख जाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जल वाष्पन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है जल का, ठीक है। तो क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में भी जल के विलुप्त होने की व्याख्या करता है? तो बिल्कुल करता है। जिस प्रकार गड्ढे से पानी सूखा है वो भी क्या वाष्पीकरण था, ठीक उसी प्रकार बर्तन से भी पानी सूख रहा है, ये भी क्या है, एक वाष्पीकरण की क्रिया है दोस्तों। तो आप भी सोच रही है कि इन बर्तनों की सतह से जल रिस गया होगा। यानी वो सोच रही है कि जो पानी है वो बर्तन में छोटे छोटे छेद होंगे और उस छेद से वो रिस गया यानी कि निकल गया। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। थीरप सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता है। बिल्कुल सही बात है कि जल है वो बर्तनों में से रिसता नहीं है। तो क्या होता है, एक क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाए और जांच से कि किसका कथन सही है। तो हमें पता है कि दोस्तों जो है थीरप का सही है, क्योंकि बर्तनों की सतह से जल जो है रिसता नहीं है कभी भी। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। आप देखेंगे कि चित्र 8.1 में दर्शाए अनुसार स्टील की एक प्लेट अथवा थाली में एक चम्मच जल ले। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये प्लेट है और इस प्लेट में क्या है, एक चम्मच जल लिया गया है, जैसा कि आप इस थाली के ऊपर ये देख पा रहे हैं। तो आगे क्या करना है कि देखें कि जल प्लेट के दूसरी ओर रिश्ता है या नहीं। तो आप देखेंगे कि प्लेट से जल कभी भी रिश्ता नहीं है, यानी इसमें छोटे छोटे छेद नहीं होते हैं जो पानी इसमें से चू जाएगा या गिर जाएगा। इसे नियमित अंतराल पर जब तक देखते रहे जब तक जल पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए। आप क्या अनुमान लगाते हैं, क्या ये क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिश्ता है? बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने घर में भी अगर प्लेट में पानी रखेंगे और आप उसको देर तक देखेंगे तो पानी नहीं चुएगा, बल्कि वो वातावरण गर्म होने की वजह से जो पानी है वो वाष्प बन जाएगा, थोड़ी देर में सूख जाएगा। हो सकता है कि वो पानी सूखे बिना वैसे ही रहे, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है या धूप नहीं आ रही है। इसलिए यदि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता है तो फिर जल गया कहाँ? तो ये जल जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। तो दोस्तों आप अपनी किताब में अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि एक अवस्था तो थी पानी का, दूसरी अवस्था थी बर्फ का, और तीसरी अवस्था क्या है, जल वाष्प का। तो आप कह सकते हैं कि जो जल था वो गैसीय अवस्था में, किसमें, गैसीय अवस्था में, यानी गैस में परिवर्तन हो गया, भाप के रूप में या वाष्प के रूप में परिवर्तन हो गया है। तो ये जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। जल वाष्प क्या है, तो पानी का गैसीय अवस्था में या भाप के रूप में परिवर्तन होना जल वाष्प कहलाता है।
दोस्तों जलवाष्प जल की दूसरी अवस्था है। ठीक है, यानी पहला क्या है, जल है, और जल को जब गर्म करेंगे तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई, वाष्प दूसरी अवस्था और जल पहली अवस्था, और बर्फ हो जाएगी इसकी तीसरी अवस्था। ठीक है, चलिए आइए एक और अवलोकन के बारे में सोचें, जहां आप देखते हैं कि जल विलुप्त हो रहा है। जब हम डोसा बनाते हैं तब गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं और जल विलुप्त हो जाता है, ये कहाँ जाता है। तो दोस्तों आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब आपने तावे पर पानी की बूंदों को छिड़का होगा तो आपने देखा होगा कि जो पानी की बूंदी होती है तुरंत वाष्प बन जाती है, वहां पर भाप बन जाता है और वे क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो पानी था वो क्या हुआ, वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर गायब हो गया, विलुप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से अंडरलाइन अपने बुक में कर सकते हैं। तो दोस्तों गर्म तवे पर जो पानी छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है, और भाप वास्तव में क्या है, जलवाष्प है, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, और जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि वाष्पीकरण क्या है या वाष्पन क्या है, यानी इवेपोरेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसको वाष्पन कहते हैं। यानी सरल शब्दों में कहे तो जब जल जो है वाष्प या भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है कमरे के सामान्य तापमान पर भी लगातार होती रहती है। यानी आप देखेंगे कि कमरे में भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, चाहे कम हो, लेकिन वाष्पीकरण हमेशा होता रहता है, क्योंकि टेम्परेचर हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें हमेशा विद्यमान रहता है, इसलिए वाष्पीकरण हमेशा होता रहता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या वाष्पीकरण हमेशा होता रहता है, तो यस, वाष्पीकरण जो है हमेशा होता रहता है, ये कमरे के सामान्य तापमान पर भी लगातार होता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पाएंगे कि आपके जो गीले कपड़े हैं या पोछा लगे फर्श है या शरीर के पसीने का सूखना, इनके कुछ उदाहरण हैं। यानी आप देखेंगे गीला कपड़ा जो होता है वो सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पानी था उसमें उसका क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, यानी भाप बन गया और वो उड़ गया। या आप देखेंगे जब हम पोछा लगा देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, फर्श सूख जाती है। क्यों सूख जाती है, क्योंकि वातावरण में क्या है, गर्माहट है, गर्मी है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो होता है वो वाष्प के रूप में परिवर्तन होके सूख जाता है, उड़ जाता है। या जब शरीर के पसीने होते हैं सूख जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी क्या होती है, टेम्परेचर होती है, और कुछ जब पंखा वगैरह चलती है या एसी वगैरह चलती है तो पानी क्या हो जाती है, सूखने लगती है, वाष्प हो जाता है उनका। तो दोस्तों क्या आप सोचते हैं कि गड्ढों से जल के विलुप्त होने का क्या कारण है? क्या यह भूमि में जल के रिसाव के कारण या जल के वाष्पीकरण के कारण या दोनों के कारण हुआ था? तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि दोस्तों ये दोनों कारण से हुआ है। यानी एक कारण हो सकता है कि वो भूमि में जल का रिसाव हो गया हो, क्योंकि भूमि में क्या होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं, तो वो पानी जो है रिस जाती है, यानी मिट्टी के अंदर चली गई। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जल का वहां पर वाष्पीकरण हुआ, यानी सूरज की प्रकाश की वजह से वो पानी जो था वाष्प के रूप में परिवर्तित होके उड़ गया। तो ये दोनों ही कारण सटीक है, सही है। 8.2 है दोस्तों, एक और रहस्य। तो दोस्तों हम जानेंगे कि वो एक और रहस्य क्या है। तो अगले दिन आबी और थिर्रव उनके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं, और तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं और उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ रोचक दिखाई देता है। ये क्या है, आइए ऐसा ही एक क्रियाकलाप स्वयं करके पता लगाएं। तो दोस्तों जब आप भी एक गिलास लेंगे और उसमें बर्फ का पानी डालेंगे और उसको कुछ देर छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो है आपको गिलास पर ये छोटी छोटी पानी की बूंदें जो है दिखाई देगी। तो आप ये जानने के लिए मन में प्रश्न होना चाहिए कि आखिर ये पानी की बूंदें हैं आई कहाँ से हैं?
क्या ये गिलास से पानी रिस कर बाहर आई है या कहाँ से आई है? तो इसी को अब जानेंगे, देखते हैं। दोस्तों आवी ने अवलोकन किया, यानी उसको जाना, देखा। क्या देखा? कि कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है। प्रारंभ में जल की छोटी बूंदें जमा होती है और ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती है। आप प्रयुक्त प्रक्रिया को धातु के पात्र के साथ भी करके देख सकते हैं, यानी आप स्टील का या फिर पीतल का, तांबे का गिलास में भी आप इस प्रक्रिया को कर देख सकते हैं। तो आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जल की बूंदें कहाँ से आई। तो कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों की उपस्थिति को समझते हुए उसके संभावित कारण बताइए। तो इस कारण की ही चर्चा हम लोग अब करेंगे। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं? ये कहती है कि मुझे लगता है कि कांच के गिलास से कुछ जल रिस गया होगा। ये कहता है नहीं, ये रिस नहीं सकता, क्योंकि कांच के गिलास में जल का स्तर कम नहीं हुआ है। तो ये कम हुआ होगा, परंतु इतना भी नहीं हुआ होगा कि देखा जा सके। ये कहता है कि एक लंबी और संकीर्ण बोतल में जल के स्तर में हुआ मामूली परिवर्तन भी सहजता से दिख जाता है। तो ये दोनों तर्क वितर्क कर रहे हैं कि पानी रिस गई होगी। तो कहता नहीं, ये रिस नहीं सकता, क्योंकि पानी का जो लेवल था उतना ही है। ये कह रहा थोड़ा थोड़ा हुआ होगा जिससे हमें पता नहीं लगा होगा। तो ये भी कह रहा है कि एक लंबी और संकीर्ण बोतल में जो जल का स्तर है में हुआ मामूली परिवर्तन भी सहजता से दिखाई देता है, इसलिए ये भी बात सही नहीं हो सकती। आगे कह रहा है कि सामान्य ताप पर हम किसी और गिलास में जल ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहीं जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है, यानी हम चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जल वो गिलास में से ही निकल रहा है। तो ऐसा भी नहीं हुआ है। इस विषय पर आपके पास भी विभिन्न संभावित कारण हो सकते हैं। आप दूसरों के कारणों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। आवी और थिरब ने भी कई संभावित कारणों पर चर्चा की है। आप इन संभावित कारणों के विषय में क्या सोचते हैं कि जिनका उल्लेख जो है 8.4 में किया गया है। उपयुक्त तर्क पर चर्चा करते रहे और इस चर्चा में सहायता करने वाले साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप संचालित करते रहे। सोचे कि ऐसी जल की बूंदें आपने और कहाँ देखी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है दो उदाहरण देखने को मिलता है। एक उदाहरण जिसमें आप पौधे पर या घासों पर सुबह सुबह पानी की बूंदों को देखते हैं। दूसरा, जब आप खाना बना रहे होते हैं या मम्मी बना रही होती है तो आपने देखा होगा कि जो ढका हुआ प्लेट होता है और जब हम उसको उठाकर देखते हैं तो उस प्लेट के भीतरी सतह पर यानी अंदर आप देखेंगे कि छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो आखिर ये बूंदें आई कहाँ से? तो इसी विषय पर चर्चा हो रही है, आखिर वह प्रक्रिया क्या है या वह पानी आई कहाँ से है। चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। तो अब हम इसका कारण समझते हैं, आखिर ये क्या है। तो दोस्तों, जब वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो ये जल की बूंदें बनती हैं। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। यानी यहाँ वायुमंडल है, उसमें क्या होती है? हवा होती है, वाष्प होता है। और जब ये वाष्प, ये हवा, ये भाप जो है जब ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जो भाप है वो छोटी छोटी जल के बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। यानी सरल भाषा में कहेंगे, जब जल वाष्प, कौन सी? जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आने से जो जल वाष्प है वो बूंद में परिवर्तित हो जाती है, उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी आपने देखा होगा ये बोतल है और ये ठंडी है और जो हवा है आसपास की वातावरण का वो कैसी है? गर्म है। और जब इस ठंडी सतह से संपर्क में आती है तो ये क्या करती है? उसको, हवा को ठंडा कर देती है और वो ठंडा होने से क्या हो जाता है? छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों बादल भी बनता है। बादल क्या होता है? पहले हवा होती है, हवा धीरे धीरे वो जो वाष्प होता है वो धीरे धीरे ठंडा होती है, ठंडा होने पर वो धीरे धीरे बादल बनती है और ठंडा होती है और पानी जो होती है, पानी की बूंद बदल जाती है और वो पानी ही भारी हो जाने पर बारिश के रूप में धरती पर बरसती है। तो दोस्तों ये क्या था? हमारा संघनन था। तो दोस्तों जब आप देखेंगे
कि जल के संघनन की प्रक्रिया को समझने के बाद क्रियाकलाप 8.3 पर पुनः विचार करें। क्या क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि कांच के गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला जल भी संघनन के कारण हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि गिलास जो था, अभी मैंने आपको बताया कि जो ठंडा था, और ठंडा होने की वजह से जो बाहर का जो हवा था, जो वाष्प था, वो इस ठंडी सतह से संपर्क में आने से वो पानी के बूंदों में बदल गया। तो ये संघनन की प्रक्रिया के कारण ही हुआ है, अपने आप कहीं से पानी आया नहीं है, ना ही यानी ये पानी जो है गिलास से बाहर नहीं आया, बल्कि जो एटमॉस्फेयर में, जो वायुमंडल में जो जल वाष्प था, वही ठंडा होकर पानी के रूप में बदल गया है। तो दोस्तों यहाँ एक क्रियाकलाप है 8.4, आइए मापन करें। तो आवी और थिरप जो है अपने कारणों के साक्ष्य यानी एविडेंस खोजने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आप भी निम्नलिखित चरणों का पालन कर क्रियाकलाप कर सकते हैं और अपने आंकड़ों को तालिका 8.2 में अंकित कर सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आपको जल और बर्फ के टुकड़ों से आधा भरा हुआ कांच का गिलास ले, एक छोटी स्टील की प्लेट से इसे ढक दे और डिजिटल तराजू पर तौले। प्रत्येक 5 मिनट पर तराजू की रीडिंग का अवलोकन करें और उसे अंकित करें। ठीक है, यानी करना क्या था आपको, तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब था कि आपको क्या लेना है, जल और बर्फ वाला पानी लेना है आधा गिलास, और उसके ऊपर एक स्टील की प्लेट को ढक देना है। फिर उसको क्या करना है, तराजू पर रख देना है, और हर 5 मिनट में आपको देखना है कि पानी जो है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है या वैसे ही है। तो ये आपको जो है 30 मिनट तक करके देखना है। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपको इसमें लिखना है। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, क्या आपके निष्कर्ष आपके पूर्वानुमानों से मेल खाते हैं, अपने परीक्षणों की व्याख्या करें। तो अब जो आपके मन में इस पे सवाल आ रहा है, जो आपने सोचा था कि बढ़ेगा, किसी ने सोचा होगा घटेगा, किसी ने सोचा होगा समान रहेगा, तो जब आपने अवलोकन किया होगा तो आपने क्या जाना, तो आप देखेंगे, तो क्या देखेंगे कि वायु से जल वाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है और डिजिटल तराजू पर ली गई रीडिंग अब बढ़ गई है। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल का रिसाव गिलास की सतह से नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर साफ सुथरा आपको बताया जा रहा है कि आखिर जो उसके ऊपर जो जल है वो कहाँ से आता है। तो यही सही रीजन देंगे आप कि वो पानी जो है वो कहाँ से आया। तो वायु से जल वाष्प है वो कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है और वो संघनन के कारण क्या हो जाता है, गिलास के कांच पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। यानी पहले से ही गिलास में पानी तो भरा ही था, साथ ही साथ वातावरण से और भी पानी की कुछ कुछ बूंदें इस गिलास के ऊपर आ गई है। तो अब क्या होगा, जो पानी का जो वेट है, जो उसकी वजन है वो बढ़ जाएगी, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगी, बराबर भी नहीं होगा, बढ़ेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जल का जो रिसाव है वो गिलास की सतह से नहीं होता है। ठीक है, तो पानी गिलास से बाहर नहीं आती है, वो वातावरण का पानी था। तो दोस्तों जो हमने अभी क्रियाकलाप किया था उसमें आप देखेंगे कि कांच के गिलास में जल का स्तर है वो नीचे नहीं जाता है, बल्कि अतिरिक्त जल कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा है और संघनन के कारण अतिरिक्त जल एकत्रित हो रहा है। ठीक है, तो इसका कारण है, उत्तर भी आपको मिल जाता है कि जो जल है वो रिश्ता नहीं है, बल्कि उस पर वायु, जो वातावरण में जो पानी था, जो भाप था, जो वाष्प था, वही संघनित होकर छोटी छोटी जल के बूंदों के रूप में गिलास के बाहरी सतह पर दिखाई देता है और वही जल एक्स्ट्रा जल है, इसीलिए उसका वजन भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब आता है 8.3 और इसमें हम जानेंगे जल की विभिन्न अवस्थाएं क्या है, यानी कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी रूप है। चलिए, तो जल क्या है, जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएं हमारी दैनिक जीवन में देखी जा सकती है। ठोस अवस्था में ये बर्फ के रूप में विद्यमान होता है और गर्म करने पर बर्फ पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाता है और अधिक गर्म करने पर जल अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर जल की 3 अवस्थाओं के बारे में बात की है। तो सबसे पहली जो अवस्था थी कौन सी दोस्तों? ठोस अवस्था थी। दूसरी हमारी द्रव अवस्था थी और तीसरी हमारी कौन सी थी? गैसीय अवस्था थी। तो दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की कौन कौन सी अवस्था है तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये 3 स्टेट्स होती हैं इसकी। तो दोस्तों अब हम इस तीनों अवस्था को जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसकी अवस्था कौन सी हमने देखी, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था होती हैं, और इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों अब हम इन तीनों अवस्था को देखते हैं। सबसे पहले बर्फ की बात करते हैं। बर्फ क्या होता है और इसकी क्या विशेषता है? तो दोस्तों आप देखेंगे जो बर्फ होता है अपना आकार बनाकर रखती है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए, जबकि जल उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। बर्फ बहती और फैलती भी नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब जल को बाल्टी में रखते हैं तो ये बाल्टी का पूरा शेप ले लेता है। उसको अगर प्लेट में रखा जाए तो प्लेट में पूरी फैल जाएगी। यदि उसको कप में रखा जाए तो वो कप का साइज ले लेता है। ठीक है, लेकिन जो पानी, ये तो पानी की बात हुई, लेकिन जो बर्फ है वो अपने ही साइज में रहती है, चाहे उसको किसी में रखा जाए। तो अपना आकार जो है बर्फ नहीं ले बदलता है, जबकि पानी अपना आकार बदलता है। दूसरा बर्फ है वह बहता नहीं है, फैलता नहीं है, जैसा रखा था वैसा ही है। लेकिन जब हम पानी को रखेंगे तो इस प्लेट में रखते ही पानी क्या होगी, पूरी फैल जाएगी, बह जाएगी इसके अंदर। दूसरा अगर हम इसको पानी को ऐसे ऊपर से कहीं से भी बहाते हैं या जमीन पर तो क्या होती है, बहती है। जबकि बर्फ क्या है, ठोस है, वो ऐसे की ऐसा ही रहता है, ये पिघलता है लेकिन बहती या फैलती नहीं है। अब बात कर लेते हैं जल की। तो जल क्या होता है, द्रव्य अवस्था में होती है, यानी कि लिक्विड में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जल जो होता है क्या होता है, बहता है और अपना आकार बदलता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर इसको प्लेट में रखेंगे तो ये बह जाएगा, फैल जाएगा, पूरी प्लेट में भर जाएगा। तो जल क्या करता है, बहता भी है और अपना आकार भी बदलता है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यानी इसको कप में रखो तो कप का शेप ले लेगा, बाल्टी में रखो तो बाल्टी का शेप ले लेगा, प्लेट में रखो तो प्लेट का शेप ले लेगा। ठीक है, जहां रखोगे उसका शेप ले लेगा। जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। लेकिन जल का आयतन स्थिर रहता है, जो जितना जल है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, क्या जल में भी फैलने का गुण होता है? तो हाँ, जल में आयतन स्थिर रखते हुए फैलने का गुण भी होता है। दोस्तों तीसरी अवस्था है जलवाष्प। इसमें क्या होता है कि समस्त उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है। यानी आपने देखा होगा, आपने एक एग्जांपल ले सकते हैं आप गैस का, कि गैस सिलेंडर में क्या होता है, सारा गैस से भरा होता है, और ये गैस क्या होती है, गैसीय अवस्था होती है, भाप होता है। ठीक है, तो ये सब में फैली होती है। तो ये क्या करता है, फैल जाने का गुण को दिखाता है, यानी पूरी इसमें फैली हुई है सारी, तो इसमें फैलने का गुण होता है। दूसरा, गैस निश्चित आकार धारण नहीं करती है। गैस का कोई भी आकार नहीं होता है। गैस हवा है, हवा का कोई भी आकार नहीं होता है। जलवाष्प सामान्य ताप पर भी विद्यमान रहती है, यद्यपि ये हमारे लिए अदृश्य है। यानी आप देखेंगे जो जलवाष्प होता है, जो वेपर है, ठीक है, वो क्या होता है, सामान्य ताप पर विद्यमान होता है। वाष्प या वेपर जो होता है हमेशा होती है, हमेशा, कभी गायब नहीं होता है। यद्यपि ये हमारे लिए अदृश्य है, यानी हम हवा को और जलवाष्प को देख नहीं सकते हैं, ये अदृश्य रहता है। ये हमारे आसपास की वायु में विद्यमान है, यानी आप देखेंगे हमारे हवा में हमेशा उपस्थित होता है। कपड़े सुखाने या फर्श पर पोछा लगाने जैसी गतिविधियों से वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर की वायु के जलवाष्प में योगदान देता है। यानी आप देखेंगे कि जब आप कपड़े सुखाते हैं तब भी उसमें से जल रिसता है, वाष्प होता है और वातावरण में आ जाता है। जब फर्श सुखाते हैं, फर्श को पोछा लगाते हैं, तो सूखने के बाद भी जल वाष्प के रूप में वातावरण में आ जाता है, जिसकी वजह से जल वाष्प क्या होता है, हमारे वातावरण में हमेशा विद्यमान होता है, उपस्थित होता है, कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों अभी हमने जल के तीनों अवस्थाओं के बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा था बर्फ के बारे में,
तो बर्फ क्या होता है, उसका एक निश्चित आकार होता है, उसको किसी भी पात्र में रखो वह वैसा ही रहता है, उसका आकार नहीं बदलता है। इसके अलावा उसमें बहने या फैलने का गुण नहीं होता है, वो बहता या फैलता नहीं है। ठीक है। दूसरा हमने बात करी थी जल की। जल क्या होता है, द्रव्यावस्था होता है, उसका एक निश्चित आकार नहीं होता है, उसको जिसमें भी डालेंगे वह उसी का आकार ले लेगा। बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, प्लेट में डालेंगे तो प्लेट का, कप में डालेंगे तो कप का। दूसरा उसमें क्या होता है, बहने का या फैलने का गुण होता है। तीसरा बात करें जलवाष्प की, तो जलवाष्प जो होता है वह उसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि वह भी किसी में डालो तो उसी का आकार ले लेता है। इसके अलावा दोस्तों उसमें फैलने का गुण होता है, वो बहता नहीं है, फैलता है, कोने कोने तक फैल जाता है। ठीक है। इसके अलावा जलवाष्प जो होता है वो सामान्य ताप पर विद्यमान रहती है। ठीक है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, यानी वो होती है। इसके अलावा यदि आप कहेंगे कि क्या ये -डिग्री में भी जलवाष्प है, वो देखने को मिलेगा, तो दोस्तों वो -डिग्री में वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में या छोटी छोटी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको जो है वो सामान्य टेम्परेचर पर दिखेगा, माइनस में वो नहीं दिखेगा। दोस्तों और कौन सी चीजें हैं जो अपनी रूप बदलती हैं, तो इस एग्जाम्पल में आप जल के अलावा मोम को भी लिख सकते हैं, तेल को भी लिख सकते हैं और घी को भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे घी क्या होता है, पिघला, उसको अगर पिघलाएं तो वो द्रव्यावस्था में बन जाती है, ठंड में वो जमकर ठोस बन जाती है। मोमबत्ती भी ऐसा ही है, मोमबत्ती ठोस होती है लेकिन वो जल जल कर क्या हो जाती है, पिघल कर लिक्विड बन जाता है। तेल भी है, आपने घड़ी का तेल या नारियल का तेल देखा होगा, ठंडी में क्या हो जाती है, जम जाती है, वही गर्मी में लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये तीनों अपनी रूप बदल सकती है। इसके अलावा अब हम जानेंगे गैस का, द्रव्य का और ठोस का एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर उदाहरण। तो आप देखेंगे ठोस के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। तो आप देखेंगे पत्थर है, लकड़ी है, बर्तन है, ये सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। वहीं लिक्विड फॉर्म में आप देख सकते हैं, या द्रव्य में दूध हो सकता है, तेल हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। और गैसीय अवस्था में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप रसोई घर में प्रवेश किए बिना भी खाना पकने की गंध को अनुभव कर सकते हैं। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, तो ऐसा इसलिए कि स्वादिष्ट खाना पकने की सुगंध वायु के माध्यम से फैलाती है और ये हमारी नाक तक पहुंचती है, भले ही हम रसोई घर में हो या ना हो। तो जो उसकी जो गंध है, जो उसकी स्वाद है, जो खुशबू है, वो क्या है, गैसीय अवस्था में है, और वो गैसीय अवस्था हम तक वायु से आ जाती है। इसके अलावा आप गैसीय अवस्था का एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑक्सीजन, ये गैस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। नाइट्रोजन आप ले ले, ये भी क्या है, गैस है। आपके जो खाने की पैकेट्स होती हैं उनमें क्या होती है, गैस भरी होती हैं। गुब्बारे हैं उसमें गैस भरे होते हैं। तो ये सारे क्या है, गैस के एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि हम जल की अवस्था को कैसे बदल सकते हैं, यानी हम जल को पानी को बर्फ में कैसे बदल सकते हैं, बर्फ को भाप में या जल में कैसे बदल सकते हैं, तो इसको भी समझते हैं। तो अब तक हम जान चुके हैं कि जल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में विद्यमान होते हैं, यानी जो जल होता है उसकी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। आप जल की अवस्था को कैसे बदल सकते हैं, तो आप बर्फ को तुरंत उसकी द्रव अवस्था अथवा जल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हमें बर्फ को जल और जल को जलवाष्प में परिवर्तन करना है तो हमें उष्मा की आपूर्ति करनी होगी। यानी यदि हम बर्फ को जल में बदलना चाहते हैं या जल को वाष्प में बदलना चाहते हैं तो हमें उसको उष्मा देनी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा, यानी उसको गर्म करना पड़ेगा। और जैसे ही गर्म करेंगे तो बर्फ क्या होगा, जल में बदल जाएगा, और जल क्या बन जाएगा, वाष्प हो जाएगा। यानी अगर बर्फ को मैं क्या करूंगा, अगर हीट दूंगा तो बर्फ पिघलेगी और वो जल बन जाएगा। अगर जल को मैं हीट दूंगा, आग दूंगा, तो क्या करेगा, जल गर्म होगा, गर्म होकर जलवाष्प के रूप में, भाप के रूप में उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको बर्फ को जल में बदलना है या जल को वाष्प में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। यदि हमें जल को बर्फ में परिवर्तन करना है तो क्या करना होगा, तो जल को ठंडे वातावरण में, जैसे हिमीकरण यानी फ्रीजर में रखकर ऐसा किया जा सकता है। यानी अगर जल को बर्फ में बदलना है तो सरल सी बात है, हम इसको क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में रखते ही क्या करेगा, जल बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। अगर आपको बर्फ को
जल में बदलना है तो आप गर्म करेंगे, हीट देंगे, या जल को जलवाष्प में यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है तो भी आपको हीट देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको जल को बर्फ में करना है तो आपको फ्रीजर में रखना होगा। तो ये तरीका है। तो दोस्तों, क्या आप जल के अलावा पुनः अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो आप देखेंगे ठोस से द्रव में, तो मोमबत्ती को देख सकते हैं। मोमबत्ती जो है वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोम जो मोम से बनती है, इसका एक उदाहरण है। हम मोमबत्ती के मोम को द्रव अवस्था में कैसे बदल सकते हैं? तो दोस्तों, हम द्रव मोम को ठोस में कैसे बदल सकते हैं? हमें द्रव मोम को ठोस में बदलने के लिए उसे ठंडा करना होगा। यानी जब द्रव है उसे ठोस करना है तो उसे ठंडा करना होगा। आपने अन्य कौन सा द्रव पदार्थ देखे हैं जो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्या आपने शीतल काल में नारियल के तेल को ठोस अवस्था में परिवर्तित होते देखा है? तो आपने देखा होगा कि नारियल तेल जो होता है कैसा होता है, लिक्विड है, लेकिन ठंडी अवस्था में कैसी हो जाती है, ठोस बन जाती है। तो ठंड में नारियल का तेल लगाने के लिए आपको गर्म करना पड़ता है, वो जम जाती है। इसके अलावा इस बॉक्स में भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि आप देखेंगे हमारे पास ऐसा मशीन भी है जो जलवाष्प जो जलवाष्प है, जो भाप है, उसको हम लोग जल में कन्वर्ट कर कर पीने योग्य पानी में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि वायुमंडलीय जल जनित्र मशीन है। वायुमंडलीय जल जनित्र मशीन AWG एक मशीन है जो पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करता है। बूंदों के रूप में जो पानी वाष्प के रूप में जो वातावरण में होता है उसको पानी के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। ये कार्य वायु को ठंडा कर जलवाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। यानी जो भाप है वो संघनन होता है, यानी छोटी छोटी बूंदें बनती है और वो पानी बन जाता है। ये प्रक्रिया बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान है। यानी आपने देखा था कि जिस प्रकार गिलास के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है आ जाती है गिलास के ऊपर, वो संघनन थी। ठीक इसी प्रकार वायुमंडल में भी जो पानी जो भाप होता है वो ठंडा होती है और ठंडा होकर संघनन होता है। संघनन की क्रिया के द्वारा छोटी छोटी पानी की बूंदों में आ जाता है और वो पीने के लिए पानी को बना लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब हम जानेंगे कि पिघलना क्या है और हिमीकरण क्या है। तो दोस्तों, पानी व अन्य पदार्थ गर्म व ठंडे करने पर अपनी अवस्था में बदल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को पिघलना कहते हैं। यानी जब कोई ठोस चीज द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसी को पिघलना कहते हैं। जैसे बर्फ ठोस है, वह पानी के रूप में बदल गई तो उसको क्या बोलेंगे, पिघलना कहेंगे। वहीं द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। तो द्रव क्या है, पानी है, ठोस क्या है, बर्फ है। तो जब पानी बर्फ में बदल जाता है तो उसको हिमीकरण कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। और पिघलना यानी कि मेल्टिंग होना। दोस्तों, एक और सवाल पूछा गया है कि जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जल को हम लोग धीमे धीमे या तेजी तेजी से कैसे वाष्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने वाष्पीकरण के प्रक्रिया के बारे में जाना, तो आपने अनुभव किया होगा कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो प्रभावित करती है कि जल कितनी तीव्रता से वाष्पित होगा। ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में आप वाष्पीकरण में क्या अंतर देखते हैं, इस विषय में अपने मित्रों से चर्चा करें। यानी यहाँ पे कहा गया कि ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में आप क्या वाष्पीकरण में अंतर देखते हैं। यानी आप देखेंगे कि ठंडे दिनों में वाष्पीकरण जो है वो कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो वाष्पीकरण कम होता है। वहीं गर्म वाले दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है। निम्नलिखित शब्द चर्चा में आपकी सहायता कर सकते हैं। जैसे पंखा, आप देखेंगे कि पंखा की मदद से हवा तेज चलेगी और हवा चलेगी तो वाष्पीकरण होगा। कपड़े सूखना, आप देखेंगे कि ठंडी के मौसम में कपड़े कम सूखता है यानी वाष्पीकरण कम होगा, वहीं गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण ज्यादा होगा। पसीना आना, तो आप देखेंगे गर्मी के मौसम में पसीना आती है तो गर्म होता है मौसम तो वाष्पीकरण होता है, पसीना भी सूखती है। तो पसीना आना गर्मी के मौसम में होगा, वाष्पीकरण उसी समय तीव्र होगा। तीव्र हवाओं वाला दिन,
तो आप देखेंगे तीव्र हवा वाले दिन में यानी जब तेज हवा चलती है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, गर्म दिन में भी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और बरसात के दिन में वाष्पीकरण कम होगा। तो दोस्तों आपके बुक में 148 पेज पर आपको दिखेगा कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में वाष्पीकरण तेज होगा और किन परिस्थितियों में वाष्पीकरण धीमे होगा। तो आप देखेंगे कि छाया वाला दिन यानी छाया वाले स्थान पर देखेंगे कि वाष्पीकरण होता है वो कम होता है, वहीं सूर्य के प्रकाश में वाष्पीकरण तीव्र होता है। इसके अलावा आप प्राय तेज धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। क्या तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं या धीमी गति से? तो आप देखेंगे कि तेज हवा वाले दिन में भी कपड़े तेजी से सूखते हैं, यानी तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा की गति बढ़ने से जल तीव्रता से वाष्पित होता है। तो यहाँ पे दो रीजन दिया गया है, एक पहला कि छाया स्थान में कम वाष्पीकरण होगा और सूर्य के प्रकाश में ज्यादा होगा, वहीं तेज हवा वाले दिन में वाष्पीकरण जल्दी होगा और कम हवा वाले दिनों में वाष्पीकरण कम होगा। तीसरा आप देखेंगे कि यह भी प्राय देखा गया है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। तो बरसात के दिन में कपड़े देर से सूख रहे हैं यानी कि वाष्पीकरण कम होगा और बरसात के दिन पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है। ठीक है, यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है अर्थात आर्द्रता जो है अधिक है तो जल मंद गति से वाष्पित होता है। ठीक है, यानी कि आर्द्र वाले मौसम में यानी जब वातावरण में क्या होगी ओस ओस सा होएगा, कोहरा कोहरा जैसा होगा, तो उस स्थिति में भी क्या होगा वाष्पीकरण कम होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि बारिश के दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा यानी जो वाटर वेपर है वो अधिक होता है, इसलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं और अधिक आर्द्र होगा तो कपड़े देरी से सूखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि यदि आप बरसात के दिन अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप इन्हें तेजी से कैसे सुखा सकते हैं? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कमरे में पंखा चलाकर कपड़े को सुखा सकते हैं या फिर आग जलाकर हल्का हल्का आग का ताप दे सकते हैं, तो इससे जल्दी आपके कपड़े सूख जाएंगे। या फिर आजकल क्या है मशीन है, मशीन में पानी को निचोड़ दो और हल्का पंखे की हवा में उसको रख दो तो रात भर में आपकी कपड़ा सूख जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों शीतलन प्रभाव यानी कोल्डिंग इफेक्ट, यानी कोई चीज कोल्ड कैसे होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवी की माँ ने पानी का जल रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह मिट्टी का मटका खरीदा है, यानी उसने पानी जो है स्टील के बर्तन में नहीं रखा बल्कि मटके में रखा है। और विद्यालय से लौटने पर आवी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया और उसमें से जल पिया। तो जल पीकर आवी आश्चर्य व्यक्त करती है, उसे आश्चर्य होता है और पूछती है कि मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों है? मैंने जल को स्टील के बर्तन में कभी ठंडा होते नहीं पाया। तो आपके विचार में इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसमें जानेंगे हम लोग कि मटका में जो पानी है वो ठंडा कैसे होता है और जो मटके में पानी ठंडा हो रहा है जिस कारण से हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीतलन प्रभाव कहते हैं। तो शीतलन प्रभाव में आप लोग जो है मटके का पानी ठंडा होने का जो प्रक्रिया है उसको आप लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि मटके में आखिर पानी ठंडा कैसे होता है। तो आप देखेंगे कि जल है वो बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि मटके में क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं और इन होलों से क्या होता है, पानी बाहर रिसता है और वो पानी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, यानी पानी का वाष्पन होता है और उस वाष्पन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, पानी जो है ठंडा होता है, यानी जो वातावरण है वो उस वाष्पित पानी को ठंडा कर देती है और धीरे धीरे अंदर का पानी भी उससे ठंडा होता रहता है। यानी दोस्तों जो पानी बाहर जो है वाष्पित हो रहा है वह वायुमंडल के संपर्क में आकर क्या होगा, ठंडा होगा और ऐसे ही धीरे धीरे ये पूरी मटकी ठंडी हो जाएगी और अंदर के पानी को भी ठंडा करेगा। तो ये क्या है, शीतलन इफेक्ट है, शीतलन प्रभाव है, कोल्डिंग इफेक्ट है। इसके अलावा और आप शीतलन प्रभाव कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो ग्रीष्मकालीन में फर्श और छत को ठंडा करने के लिए उन पर जल का छिड़काव इसका एक उदाहरण है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गर्मी में छत क्या होती है, ठंडी होती, गर्म होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं
और वो जो पानी होता है वो उस गर्म सतह से टकराकर वाष्पित हो जाती है, और वो वाष्पित हो जाती है और जो छत होता है उसको धीरे धीरे वो ठंडा करती है। तो ये क्या है, शीतलन प्रभाव है। इसके अलावा आप देखते हैं जो फर्श है उससे पोछा लगाते हैं, जो पोछा लगाते हैं तो पानी जो गर्म सतह से वाष्पित होती है और उस फर्श को धीरे धीरे ठंडा करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब आप अपने हाथों को सैनिटाइजर लगाते हैं, हाथों में सैनिटाइजर लगाते हैं तो कुछ समय बाद जो है आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा हाथ क्या है, अंदर से गर्म है, और जो पानी पड़ा उस पानी को क्या करती है, वाष्पित करती है, जिसकी वजह से वातावरण के साथ हमारा जो हाथ है वो ठंडा होने लगता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब मैं समझ सकती हूँ कि पंखे के नीचे बैठने से हमें ठंडक क्यों अनुभव होती है। पंखे की हवा पसीने को वाष्पित करती है और ये हमें ठंडा अनुभव करने में मदद करती है। तो आप सभी इन अनोखे मिट्टी के पात्र से परिचित होंगे जिसे सुराही कहा जाता है। यानी आप जो चित्र देख पा रहे हैं ये चित्र किसका है, सुराही का है, इसको सुराही बोलते हैं। और ग्रीष्मकालीन में सुराही का उपयोग जो है जल ठंडा रखने के लिए किया जाता है। यानी जैसा कि आपने देखा कि जो मिट्टी का बर्तन होता है वो क्या करता है, चीज़ों को ठंडा करता है, पानी को ठंडा करता है। इसलिए गर्मी के दिनों में पानी ठंडा रखने के लिए इस सुराही का उपयोग किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि बादल हमें वर्षा कैसे देती है, यानी बादलों से वर्षा कैसे होती है। दोस्तों आप देखेंगे कि जो संघनन है वो जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने के प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जैसा कि आपने देखा था कि गिलास के सतह पर जो पानी की छोटी छोटी बूंदें आती है वो किस कारण आती है, संघनन के कारण ही आती है। यानी जो हवा था, जो वाष्प था वो जल के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए संघनन जल को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये कैसे होता है? तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वायु धरती की सतह से ऊपर उठती है तो ये ठंडी हो जाती है। यानी वायु जब ऊपर जाएगी, और ऊपर आपको पता है कि टेम्परेचर कम होता है, तो वे ठंडी होगी और एक निश्चित ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प होता है वो छोटी छोटी जल की बूंदों में यानी जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, और जो आमतौर पर धूल के कणों के आसपास बनती है। ठीक है, और ये छोटी जो जल कणिकाएं होती है वो वायु में तैरती रहती हैं और बादल के रूप में दिखाई देती है, और बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर जल की बड़ी बड़ी बूंदें बनाती हैं। और इनमें से कुछ बूंदें क्या होती है, इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे गिरने लगती है, और इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, और विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, ये ओले या हिम के रूप में भी नीचे गिरते हैं। हिम यानी बर्फ के रूप में, ओले के रूप में नीचे गिरते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि सूरज से क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रही है और ये वाष्प के रूप में ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये बादल बनी, और बादल बनने के बाद ये क्या हुआ कि जो पानी थी और ठंडा हुआ और वो भारी हो गई। भारी होने के बाद क्या हुआ, वो पानी जो है बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगी, और यही क्या है, वर्षा कहलाती है। और ये जो क्रिया है वो चलती रहती है, और ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। तो दोस्तों जब जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जलवाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाती है और वर्षा, ओले और हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में बहकर महासागर में चला जाता है, जल के इस प्रकार चक्रण को जल चक्र कहते हैं। यानी जब जल महासागर से वाष्पित होती है, बादल बनता है, बारिश होती है और फिर धरती पे आती है और धरती से फिर समुद्र में चली जाती है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जानवरों और मनुष्यों के उपयोग के योग्य है। यानी हम जल का जो पीने योग्य होता है वो बहुत कम होता है। धरती पे भले ही 70% जल है और 30% स्थल है, लेकिन इन 70% जल में भी पीने के लिए सिर्फ 2% ही उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो चैप्टर था वो यहीं तक था, और इस सारांश के माध्यम से हम इस चैप्टर को एक बार पूरी तरह से कंक्लूजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आप देखेंगे कि जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को हमने क्या बोला था,
वाष्पीकरण कहा था या वाष्पन होता है। और जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। ठीक है। और जल विभिन्न अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। और तापन या शीतलन करने पर जल क्या होती है, अपनी अवस्था बदल लेता है। यानी जब आप उसको गर्म करेंगे जल को, या आपको उसको फ्रीजर में डालेंगे तो क्या करेगा, वो अपनी रूप को बदल लेगा। यानी जल वाष्प हो सकता है, जल बर्फ भी बन सकता है। परिस्थितियां जो वाष्पीकरण को तीव्र अथवा धीमी बनाती हैं वे कौन कौन सी है? संपर्क का क्षेत्र, नमी और हवा की गति। संपर्क का क्षेत्र यानी जो चीज है वो छाया में है तो कम वाष्पीकरण होगा, अगर धूप में है तो अधिक वाष्पीकरण होगा। नमी, यदि नमी कम है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, नमी ज्यादा है तो कम होगा। हवा की गति की बात करें तो हवा की गति तेज है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, हवा की गति कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। वही बात करते हैं, वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है और वाष्पीकरण के कारण ही शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कूलिंग इफेक्ट होता है। यानी मटके में हमने पढ़ा था कि मटके से पानी जो है रिसता है और उन पानी का वाष्पीकरण होता है, और उस वाष्पीकरण के कारण जो है वो मटका जो होता है चारों तरफ से ठंडा होता है और वो अंदर के पानी को भी ठंडा कर देती है। अगला पॉइंट में है कि वायु में विद्यमान जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल बनती है, और बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम और अथवा ओले के रूप में गिरती है। तो ये सब चीजें हमने अभी तक पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह में और वायुमंडल में जो जल आता जाता रहता है वो क्या है, जल चक्र है। यानी समुद्र से जल हवा में जाती है, आकाश में जाती है, आकाश में बादल बनता है, फिर बारिश होती है, फिर धरती पे आती है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आती है, और ये चलता रहता है। इसी को जल चक्र कहते हैं। हमने वाष्पीकरण और संघनन की अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवलोकन, प्रश्न करने, संभावित कारण, प्रयोग इत्यादि के प्रक्रिया का उपयोग किया था। तो ये सारी कुल मिला के आपके चैप्टर जो है खत्म होती है। आपको चैप्टर कैसी लगी, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।